प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ओके। पादप कार्य की, और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 8 यूनिट है। कितने टॉपिक है? 8। क्लियर? बोलो सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशंस हम पढ़ेंगे। पादप जल संबंध, पहले आपको सब इधर ध्यान देना है। पादप जल संबंध, क्लियर? ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन, क्लियर? ओके। वाष्पो उत्सर्जन, देन बोलो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ओके। प्रकाश संश्लेषण, ओके। देन रेस्पिरेशन, ओके, श्वसन। देन हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्लांट मूवमेंट, पादप गतियाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। वृद्धि और विकास, इसमें प्लांट हार्मोन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, और उसके बाद मैंने कहा आपको, ओके, नंबर 8 नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्लियर? नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये पूरा आपका यूनिट है जिसका नाम है फोटो प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हम क्वेश्चंस की देखें हैं तो यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आता, 2 भी आ सकते हैं इससे। ट्रांसपीरेशन का कभी आता कभी नहीं आता, इसका तो पक्का है 1 से 2 क्वेश्चन, इसका पक्का है 1 से 2 क्वेश्चन, क्लियर? इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, बोलो एवरीथिंग, एनर्जी कैलकुलेशन, बोलो सब कुछ इसमें पढ़ा दूंगा मैं आपको, क्लियर? फोटोसिंथेसिस सब आ गया, लाइट रिएक्शन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CM साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, एवरीथिंग, क्लियर? ओके। प्लांट मूवमेंट में बोलो बहुत सी बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो लगता हमें बचपन से कि जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उनके काम सब याद करना पड़ता। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि कैसे किसी हार्मोन के जो ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, सब में एक एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और लिपिड और मेटाबॉलिज्म से भी आ भी सकता है और नहीं भी आए, क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा जो हमारा यूनिट है वो अपने आप में बोलो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन का ये यूनिट है। इतने तो है ही है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कभी 10 भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, ये तो अभी 2022-23 से जब सिलेबस चेंज हुआ फर्स्ट ग्रेड का, तो इस तरह से ये पैटर्न से उन्होंने सिलेबस बनाया है। मैं तो 20 साल से ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्लियर? पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऐसे नहीं होता था। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में फोटोसिंथेसिस एक यूनिट दे दी, बोलो आपसे मेरे को BSc में, ग्रेजुएशन में, ऐसे मतलब ऐसे एक एक टॉपिक एक एक यूनिट दे रखा था। बाकी रियल में बॉटनी पढ़ने का मतलब क्या, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब ये साथ में ही पढ़े जाते हैं, ये पूरे अपने आप में एक ही यूनिट आती है जिसको प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो 22-23 से जो सिलेबस चेंज किया है वो बहुत सिस्टमेटिक सिलेबस कर दिया है। बोलो बात समझ ना, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब पूरे टॉपिक एक साथ। मेरी बात समझो ना, आप अगर सिलेबस देखोगे तो पहले का जो 2022 से पहले का जो सिलेबस है वो सही नहीं था। मतलब उसमें क्या था, बहुत एक एक टॉपिक 3-3 बार 2-2 बार दे रखे सिलेबस में, इधर भी दे रखे उधर भी दे रखे। फोटोसिंथेसिस को एक टॉपिक बना रखा है,
लेकिन वास्तव में बॉटनी में ऐसा नहीं होता है। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी मतलब समझ के कि सारे अपने आप में है तो इंडिविजुअल टॉपिक, ये सब अपने आप में अलग अलग टॉपिक है, लेकिन ये पूरा एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इनका रिलेशन रहता है, को रिलेटेड। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। तो अगेन ये पूरा बॉटनी का क्या है, बेस है। मतलब एक यूनिट तो है ही है, 8-9 क्वेश्चन तो तैयार करने ही है, लेकिन इससे बॉटनी का बेस बनता है। तो जो पहले मैं 2 यूनिट कराता हूँ उनमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उससे हमारा जूलॉजी और बॉटनी का बेस बनता है। और फिर एक एक टॉपिक जो और अगर हम पढ़ते हैं तो उनमें दिक्कत नहीं आती है। बेस अच्छा होना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर इनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बॉटनी में आते ही हैं। चाहे मैं आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, इनके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है? तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या पढ़ना समझ में आया? बोलो पहले हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे। बोलो इसमें इस टॉपिक को अगर छोड़ दें, क्लियर? ओके, इसको बात समझ, और थोड़ा इसको, ये तो चारों 100% समझने के, मतलब मेरी नज़र से देखोगे तो कुछ भी याद करने का नहीं है। एक बार मैंने क्रैप साइकिल पढ़ा दी, मतलब ज़िंदगी में आपको क्रैप साइकिल भूलोगे नहीं। बोलो इस तरह से हम पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, मतलब हम लॉजिक क्लियर करेंगे, नहीं कि बोलो किताबों में जैसे बचपन में दे रखा हमने रट लिया पढ़ लिया, वैसा नहीं। क्लियर? तो आज समझ में आ गया। और ये पूरा समझने का है, ये पूरा बीएससी का कंटेंट है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन, पूरा इसमें मैं आपको सारा बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा। और मिनरल न्यूट्रिशन भी एक टॉपिक है, बोलो क्लियर, जिसमें इसेंशियल नॉन इसेंशियल जितने भी एलिमेंट है, बोलो कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह, उनके वर्क वगैरह सब देखेंगे। क्लियर? तो ये प्लांट फिजियोलॉजी है। थोड़ा सा अगर प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक देखें तो यहाँ पर एज ए स्पेशल नोट मैं आपको बता दूँ। ओके, बोलो कोई टॉपिक चालू नहीं किया, खाली आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? बोलो स्टीफन हेल्स है। कौन है? बोलो स्टीफन हेल्स। क्लियर? ओके, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है? स्टीफन हेल्स है, वो कौन है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसी के साथ जब भी हम कोई ब्रांच पढ़ते हैं, लॉजी जब किसी के पीछे आ जाता है तो उसमें हम इंडियन फादर भी देखते हैं। बोलो चाहे इकोलॉजी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो फादर ऑफ इंडियन, क्लियर, मैंने कहा इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? बोलो सर जेसी बॉस, सर जेसी बॉस, सर जगदीश चंद्र बॉस। क्लियर? बोलो इंडियन जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं तो वो नाम शॉर्ट में दे देते हैं क्योंकि घर वालों ने नाम ही जगदीश चंद्रन ऐसा रख दिया। क्लियर? तो साइंटिस्ट वाली फीलिंग्स नहीं आती है, इसलिए आप देखोगे तो इंडियन AK शर्मा, बोलो बात समझ, ऐसे रहता है। क्लियर? तो सर जेसी बॉस और ये स्टीफन हेल्स। क्लियर? अब जब स्टीफन सर जेसी बॉस का नाम आता है, बहुत कम साइंटिस्ट है बोलो इसमें अपने साइंस में, बायोलॉजी में, जिनको किसकी उपाधि दी गई है? सर की। बोलो बास, बहुत कम आएंगे। सर एलेक्स जेफरी जब आएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का जनक है। क्लियर? तो बहुत कम है जिनको सर दिया, और सर जिनको दिया है इसका मतलब उन्होंने बहुत काम किया है। क्लियर? तो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कौन है? सर जेसी बॉस। और सर जेसी बॉस ने अपना जो काम किया था, बोलो वो डेस्मोडियम गायरेंस पे किया था। किस पे किया था? डेस्मोडियम गायरेंस। इंडियन टेलीग्राम प्लांट है जो लेग्यूमिनेसी का प्लांट है, उस पर अपना काम किया था। पल्सेशन थ्योरी दी थी। जैसे जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी में फिनोमिनाए पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे, एसेंट ऑफ शेप पढ़ेंगे, बोलो ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पल्सेशन थ्योरी किस में आएगी। क्लियर? तब सर जेसी बॉस का नाम आएगा और वो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? अभी तो मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ, सर जेसी बॉस। क्लियर? ओके, ने डेस्मोडियम, बोलो डेस्मोडियम गायरेंस। क्लियर? ओके, बोलो क्या लिखा मैंने यहाँ पर? बोलो डेस्मोडियम, ओके, गायरेंस। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो तो मैं साइंटिफिक नेम लिख रहा हूँ। बोलो, और जो इसको मैंने आपसे कहा डेस्मोडियम गायरेंस को इंडियन टेलीग्राम प्लांट, वो तो कॉमन नेम है। क्लियर? ओके, डेस्मोडियम गायरेंस, बोलो प्लांट। ओके, बोलो इसी को क्या बोलते हैं? इंडियन, बोलो क्या बोलते हैं? इंडियन टेलीग्राम। क्लियर? ओके, प्लांट। ओके, बोलो ने डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट में अपने अपने क्या किए? बोलो
एक्सपेरिमेंट किए। क्लियर भाई, एक्सपेरिमेंट किए ही होंगे तभी बोलो फादर बनान, बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके, तो ये तो जनरल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, प्लांट वाटर रिलेशन, और ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी की जान होता है, जिसमें हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीटी, वाटर रिलेशन, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब करना सीखते हैं। क्लियर, ओके, तो आप नोट कर लोगे। मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूँ, तो आपको भी 1 2 3 करके ही लिखना है। क्लियर, ओके, क्योंकि बायोलॉजी में मैंने आपसे पहले ही कहा नोट्स ही सब कुछ है, आप समझ रहे हो ना। मतलब आपका रजिस्टर, आपके नोट्स, जब आपका कोर्स हो जाता है, जब आप रिवीजन करते हो, वहाँ एग्ज़ाम के अंदर आपका जो आपने किस कंटेंट को कहाँ कैसे किस तरह से लिखा, बोलो वो आपको दिमाग में पिक्चर रहती है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो मैंने जनरल स्पेशल नोट बताया आपको कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी वर्ड है, तो उसका लॉजी पीछे आया है, तो उसका फादर, इंडियन फादर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब बायोलॉजी में ब्रांच वाइज पढ़ा जाता है, आप समझ रहे हो ना। जैसे सेल बायोलॉजी, तो फिर हम पूरा सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, क्लियर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे। और पहले ऐसा नहीं था, पहले सिलेबस जो था उसमें मतलब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऐसे टॉपिक दे रखे थे। क्लियर, तो वो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सही नहीं था, बात समझ ना। ओके, तो स्टार्ट करें, बोलो। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा होगा, बोलो, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, ठीक है,
प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। पादप जल संबंध, पादप जल संबंध, ओके। अब प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विसरण, क्लियर। डिफ्यूजन, नाम तो सुना ही होगा, बोलो आपने। डिफ्यूजन एक बहुत कॉमन वर्ड है। अणु परमाणु आयन का अपनी अधिक मात्रा से, हाई अमाउंट से कम मात्रा, लेस अमाउंट की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है, क्लियर। तो मैंने कहा अणु परमाणु आयन, क्लियर, का अपनी अधिक मात्रा, ओके। मैंने कहा हाई, बोलो अमाउंट से कम मात्रा, लेस, ठीक है, अमाउंट की और जाना, क्लियर। या जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ डिफ्यूजन अगर होगा तो उसकी रेट भी होगी, उसकी क्या होगी? रेट होगी, जिसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा मेन चीज़ क्या है? विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ओके। बोलो क्या लिखा मैंने आपको? पहले मैं एक बार पूरा कंटेंट पढ़ा दूं, नोट फिर करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा नोट्स करना सिर्फ 5 मिनट का काम है। दिमाग में बैठ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ डिफ्यूजन, नंबर 1 सबसे पहला हमने देखा, वो यहाँ पर पहला क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा फिजिकल, ठीक है। बोलो, या मैं यहाँ पर आपसे कहूँ नेचर, ओके, ऑफ डिफ्यूज पार्टिकल, क्लियर, ओके। विस्तृत कणों की प्रकृति, ओके, या डिफ्यूज सब्सटेंस, एक ही बात है। बोलो, आपको मैंने कहा कि आर मतलब क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके। यहाँ पर मैं लिखूँ गैस, मैं लिखूँ लिक्विड और मैं लिखूँ सॉलिड, क्लियर। आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया? बोलो कि जो डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंस है वो उसके पार्टिकल किस नेचर के हैं। अगर गैसियस नेचर के होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, लिक्विड नेचर के होंगे तो कम होगा, और सॉलिड होंगे तो बहुत कम होगा कंपेरेटिवली, क्लियर, ओके। तो पहला समझ में आया? बोलो आपको। नंबर टू मैंने कहा, बोलो डिफरेंस, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, क्लियर, ओके। बोलो क्या लिखा? डिफ्यूजन प्रेशर मतलब डेल्टा डी पी, विसरण दाब में अंतर, ओके। इस पे भी डिपेंड करता है। बोलो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना। मैंने कहा ये सपोजेड 2 बॉक्स है, ओके, ये 2 बॉक्स है, इसके अंदर 80% CO2 गैस है, ओके। इस कंटेनर में 20% CO2 गैस है। मैं पूछूं CO2 गैस किधर से किधर जाएगी? डेफिनेटली इधर से इधर जाएगी, ओके। जाएगी तो उसकी रेट होगी R1 कर दिया है, ओके। मैंने कहा एक और कंटेनर है, बोलो ठीक है, ये है 80% CO2 गैस है, ओके, और इधर 60% CO2 गैस है। बताओ इसमें भी किधर जाएगी? इधर से इधर जाएगी। सपोज दैट R2 है। अब मुझे बताओ R1 ज़्यादा होगा कि R2 ज़्यादा होगा? R1 ही ज़्यादा होगा। बोलो
अरे नेचुरल है R1 ही ज़्यादा होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। बोलो इसका मतलब हुआ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा dp। R मतलब बार बार मैं R लिख रहा हूँ, R का मतलब क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और डेल्टा dp का मतलब डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। ओके, उसके बाद नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 मैंने कहा आपको यहाँ पर बोलो डेंसिटी, क्लियर, ऑफ डिफ्यूज, बोलो मैंने कहा पार्टिकल, क्लियर, ओके। बोलो क्या लिखा, विस्तृत, बोलो कण का घनत्व, ठीक है, ओके। जैसे ये वाला फैक्टर देखते हैं हमें ग्राम का विसरण लो याद आता है, और ग्राम के विसरण लो में उसने बताया है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज पार्टिकल, क्लियर। ये क्या है, ग्राम का विसरण नियम है, क्लियर, जिसमें ग्राम एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने केमिस्ट्री में ये बताया कि जो विसरण की दर होती है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो डिफ्यूज होने वाले पार्टिकल की डेंसिटी के इन्वर्स रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो क्या है, बोलो विस्तृत, बोलो पदार्थ, बोलो का घनत्व, क्लियर, ओके। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज सब्सटेंस, क्लियर, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अरे जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही आर क्या होगा, बोलो उतना ही आर क्या होगा, कम होगा, बात समझ में। और जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो गैस की डेंसिटी कम होती है इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, बात समझ में, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। और समझे बोलो, ओके। तो ये वाली बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डिफ्यूजन की जो रेट है वो डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन रखती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर, कि विसरण की दर, ओके, विस्तृत होने वाले पदार्थ के घनत्व, ठीक है, के साथ संबंध रखती है, क्लियर, ओके। डेफिनेटली ऑप्शन आ जाएंगे, बोलो रो 1/रो, बोलो रो मैंने कहा यहाँ पर स्क्वायर, क्लियर, और रो -1/2, क्लियर। बताओ क्या होगा आंसर इसमें, डी होगा, बोलो अरे डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसको बोलो जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो यहाँ पर इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, R की पावर बोलो 1/2 लिख सकता हूँ। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज रो -1/2, एक ही बात है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब सपोज दैट मुझे 2 गैस दे दे, 3 गैस दे दे, और मुझे पूछे किसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्लियर, तो उसका भी विसरण बोलो मैं आपको बताया गया, क्लियर, क्या बताया गया, इधर देखो। मेरे कहने का मतलब है यदि गैस का नाम दे रखा हो, क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है कि बोलो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट MW, क्लियर, बात समझ में। और सीधी सी बात है, जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा वो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ज़्यादा डिफ्यूज ही होगी, बात समझ में आई, बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ इस वाले लॉजिक का मैं यूज कब कर सकता हूँ, जैसे मुझे कहा जाए कि निम्न में से किस गैस, ओके, के विसरण की दर ज़्यादा होगी, ठीक है,
ओके, अब ऑप्शन दे दिया मुझे, एक N2, एक O2, एक SO2। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। एक दे दिया CO2। बताओ क्या आंसर होगा, बोलो। अरे यही होगा, बोलो। और अच्छा, ये आंसर फिक्स है क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ H2 दे देता तो वो हो जाता। मैंने क्या बोला समझ में, लॉजिक पता होना चाहिए। क्लियर? मेरी बात समझे ही समझे, बोलो। यहाँ पर इन चारों में से किसका सबसे कम होगा? N2 का। क्लियर? तो N2 हो गया, वो डिपेंड ऑन ऑप्शन। इसका मतलब ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ। मैंने कहा पी वी इजिकल टू क्या होता है? NRT। अरे बोलो पी वी इजिकल टू क्या होता है? NRT। पी क्या होता है? प्रेशर। वी क्या होता है? वॉल्यूम। एन क्या होता है? मोल ऑफ गैस। और आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड टी क्या होता है? टेम्परेचर। क्लियर? तो मैंने कहा एन क्या होता है, बोलो। बोलो मोल ऑफ गैस। मैंने कहा मोल ऑफ गैस। क्लियर? बोलो गैस, मैंने कहा। बोलो यहाँ पर मैंने कहा मोल ऑफ गैस क्या होता है? गैस की मात्रा डिवाइड बाय गैस का अणुभार, यही होता है। बोलो, मैंने कहा गैस की मात्रा डिवाइड बाय गैस का अणुभार। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो पी वी, बोलो यहाँ पर एन की जगह क्या लिखूंगा? M/MWRT। क्लियर? लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा इस मास को इधर लाऊं तो वॉल्यूम नीचे ले जाऊं, ले जा सकता हूं? अरे वापस, ओके। यहाँ पर RT/MW। क्लियर? मैंने कहा M/V, घनत्व होता क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और होता है कि नहीं होता, बोलो क्लियर। तो P रो इजिकल टू क्या है? RT/MW। क्लियर? तो मैंने कहा अगर रो को इधर ले जाऊं और इन सब को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा? PRT अब बोलो MW। क्लियर? तो इसका मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MW। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो 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 किसने बताया? ग्राम का विसरण का नियम है। क्लियर? बोलो वो क्या कहता है? आर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रो। तो उसी को मैं किस में बदल सकता हूँ? MW में। क्योंकि डेंसिटी और मोलिकुलर वेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ रहे हो ना? ये मैंने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ से बताया। बाकी आपका काम तो यहाँ से हो ही गया, बोलो। अरे समझे समझे, बोलो ओके। ये जो मैंने बताया थोड़ा समझ में आया, बोलो आपको? ओके। उसके बाद मैंने कहा हम क्या देख रहे हैं? फैक्टर नंबर, तीसरा फैक्टर समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। उसके बाद मैं बात करूं नंबर फोर्थ की। मैंने कहा डिस्टेंस। क्लियर? बोलो दूरी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिस्टेंस इंक्रीज होने पर कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम ही होगी, बोलो। ओके, कम ही होगी, बोलो। तो मैंने कहा आपको आर इज, बोलो आर मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? ओके, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? बोलो इससे मुझे क्या पता चला कि ये इंक्रीज होने पर ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये तो प्रैक्टिकल है, हम खुद जानते हैं। बोलो क्लियर? कि यहाँ कोई स्प्रे करे, एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन बहुत दूर है, तो डेफिनेटली उसी को ज़्यादा डिफ्यूज वाली फीलिंग आएगी। बोलो, और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो डायरेक्टली इन्वर्सली खुद को सोचना आना चाहिए। तो ये मैंने सारे फैक्टर बताए, समझ में आया, बोलो। अब आप करोगे नोट। क्लियर? ओके।
ये जो मैंने समझाया समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। ये तो मैंने आपको थोड़ा फंडा क्लियर करने के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सर को थोड़ी केमिस्ट्री भी आती है, बात समझना। ओके, बाकी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ गए बोलो आपको, ठीक है। कुछ रिलेशन होगा तभी इसकी जगह मैं ये रख पाया हूँ। ओके, और इसको यूज कब करेंगे? इसको यूज कब करेंगे? जब दो या दो से ज़्यादा गैस दे दे और उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पुड़े, तो इससे तो कर नहीं पाएंगे। इससे तो हम तब यूज कर सकते हैं जब एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, एक गैस हो। क्लियर? ओके। किया ये नोट बोलो? ओके। विसरण की दर दूरी के साथ कैसा रिलेशन रखती? इनवर्सली, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको फैक्टर्स बताए, रटने का एक भी जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो कौन डायरेक्टली और कौन इनवर्सली। मैंने पहला बताया नेचर, तो नेचर तो हमें समझ गया कि सॉलिड लिक्विड गैस में बोलो किस, अगर सब्सटेंस का नेचर गैस है तो सबसे ज़्यादा रेट डिफ्यूजन की होगी। फिर बताया बोलो डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, तो जितना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? और तीसरा बताया मैंने डेंसिटी, और एक बताया मैंने आपको डिस्टेंस। क्लियर? और नंबर 5 मैंने कहा ताप का प्रभाव। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बोलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप खुद बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? पक्का टेम्परेचर बढ़ा है तो अच्छे अच्छे भागने लगते हैं, और समझे बोलो? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझो ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज होगी। 5 फैक्टर बताए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था डेंसिटी वाला। क्लियर? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक नियम है जो किसने दिया है? ग्राम ने दिया है। क्लियर? जिसे हम ग्राम का विसरण का नियम कहते हैं। क्लियर? ओके। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया आपको। ओके, ये वाला, ठीक है। आया समझ में? ये बोलो, ठीक है। क्या देखा? डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? अब क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट। ओके, देखो यहाँ पर स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ, बहुत सी बार एक फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डीपीजी। क्लियर? डीपीजी क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है बोलो? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। हिंदी में बोले तो विसरण दाब परवणता। क्लियर? ओके। अब डीपीजी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डीपीजी क्लियर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डीपी डिवाइड बाय डी। डी मतलब डिस्टेंस। क्लियर? बोलो डी मतलब डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ 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 बोलो डेल्टा डीपी और मैंने कहा डी। क्लियर? डेल्टा डीपी तो क्या है बोलो? क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर? ओके, ये वाला वर्ड भी मैंने अभी समझाया आपको। और यहाँ डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। क्लियर? ओके, आपको मेरी बात समझ में आए? कभी भी डी पी जी की फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? डेल्टा डी पी डिवाइड बाई डी। क्लियर? अब दिमाग में आ सकता सर आपको कैसे पता चला है कि ये फॉर्मूला बनेगा? बात समझो ना। तो होता क्या है कि पूरी साइंस के अंदर बोलो 4 जगह ऐसा वर्ड आता है। क्लियर? जिसमें ग्रेडियंट लिखा हुआ आता है। एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, पूरी साइंस में कह रहा हूँ मैं आपको, बायोलॉजी में तो एक ही आता है।
पूरी साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 4 जगह आता, एक आता वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक आता प्रेशर ग्रेडियंट, एक आता पोटेंशियल ग्रेडियंट और एक आता डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। और सब में एक ही थीम है कि जब भी ग्रेडियंट वाले का फॉर्मूला बनाया जाता है तो हमेशा ऊपर क्या आएगा, जो उसका नाम है। जैसे मैंने लिखा डिफ्यूजन प्रेशर, क्लियर, और डिवाइड बाय हमेशा डिस्टेंस ही आएगा, क्लियर। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये खाली आपको जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। जनरल साइंस मतलब समझ रहे हो, बोलो। बायोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट है, जनरल साइंस आपका जिसमें किसी भी एग्जाम के अंदर जनरल जीके पेपर में आ जाता है, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लियर। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या बोलूँगा, वेग प्रवणता, क्लियर। आप खुद ही बता दोगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे डेल्टा वी अपॉन डी। और समझे बोलो, क्योंकि आगे आ रहा है वेलोसिटी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ग्रेडियंट का मतलब हमेशा क्या आएगा, नीचे डिस्टेंस, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्रेशर ग्रेडियंट, क्लियर। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, दाब प्रवणता। अपने आप ही आप खुद फॉर्मूला बना लोगे, क्या आएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय डी, क्लियर। क्योंकि डेल्टा पी क्योंकि आगे है प्रेशर। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्लियर। ओके, बोले तो विभव 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 प्रवणता, क्लियर। तो क्या लिखूंगा, बोलो डेल्टा वी, ओके, और डिवाइड बाय डी। ये क्या था, वेग था, ये क्या था, विभव था। बोलो ऐसे ही शो करते, बोलो क्लियर। ओके, और एक हमारा बोलो क्या, बोलो डिफ्यूजन, बोलो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, क्लियर। ओके, बायोलॉजी का बात समझ लो ना। तो अब आप इन तीन को देखते हुए बताओ विसरण दाब प्रवणता का फॉर्मूला क्या बनेगा। आप लिखोगे डेल्टा डी पी डिवाइड बाय डी। अब आप वापस रिवर्स में, आपको समझ में आया, बोलो। ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। ओके, उसके अलावा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, क्लियर। ओके, यहाँ पर स्पेशल नोट नंबर 2, एक वर्ड और होता है डीपीडी, क्लियर। क्या होता है डीपीडी, ये तो बहुत डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर मिलता जुलता इसलिए लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्लियर। ओके, बोलो विसरण विसरण दाब न्यूनता, क्लियर। ओके, बात समझ में आए, बोलो। तो डीपीडी क्या होता है, डीपीडी के कितने केस होते हैं, डीपीडी की सारी चीज़ें पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो स्पेशल नोट समझ में आया, बोलो, आपको नोट करोगे। ओके, ओके, ये तो मैंने आपको ऐसे ही
बताया जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? ओके, इसको आप नंबर 3 लिख दो। ठीक है, स्पेशल नोट ही लिख रहे थे ना। ओके, तो आज की कहानी समझ में आई? बोलो आपको। जस्ट इंट्रोडक्शन किया और एक चैप्टर चालू किया और उसमें मैंने एक वर्ड बताया जिसका नाम क्या है? डिफ्यूजन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? ओके।